नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्क्रीन पर 4 खबरें जो हम दस्तक में नहीं दिखाएंगे। मसलन राज्यसभा में हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि मंत्री महोदया स्मृति ईरानी ने जो कहा उस पर लेकर विशेषाधिकार हन मामला लेके आया जाए। घोटाले के आरोप में कार्ति चिदंबरम फंसे, उसको लेकर डीएमके ने खूब नारेबाजी की और इन सब के बीच कार्यस्थगन प्रस्ताव की बात बीजेपी के सांसद और मंत्री उनके खिलाफ कठेरिया ने जो बयान दिया, आगरा में जिस तरीके का भाषण दिया भड़काऊ, उसको लेकर और इन सब के बीच इशरत पर हलफनामा बदलने का आरोप सीधे तौर पर सरकार की तरफ से अब चिदंबरम पर लगाया गया है। लेकिन जिक्र आज इसका नहीं होगा। यह दौर क्या ग्लोबल वार्मिंग का है? यह दौर क्या वाकई मौसम के बदलने की स्थितियों का है? क्या यह दौर इस बात की दिशा में बढ़ रहा है कि सचेत हो जाइए, विकास की चकाचौंध में इस तरीके से उड़ान न भरिए कि दरअसल जब पानी ही ना रहेगा तो क्या होगा? आइए जरा आज टटोलने की कोशिश क्यों इस बात का जिक्र और लिखना पड़ा हमें प्यासा। दरअसल किसानों की खुदकुशी और किसानों को लेकर बजट, इन सब के बीच खड़े होकर जब एक खबर यह आती है कि दरअसल इस देश में किसान खुदकुशी इसलिए कर लेता है क्योंकि जमीन के नीचे पानी बचा ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं अलग अलग संकटों के बीच से गुजरते हुए हिंदुस्तान के उस सच को टटोलने के लिए जो प्यासा है। दिल्ली से लेकर ललितपुर और ललितपुर से लेकर लातूर तक सवाल एक ही, पानी। और दिल्ली में करोड़ों की कोठी लेकर भी सड़क पर पानी के लिए भटकते लोग, तो ललितपुर में जमीन के नीचे खत्म होते पानी की वजह से खुदकुशी करते किसान। और लातूर में पानी की बर्बादी का आलम यह कि तपती गर्मी से पहले ही पानी के लिए तड़पता पूरा शहर। और लातूर महानगर पालिका का खुला ऐलान, पानी नहीं तो दे कहां से? तो क्या वाकई सिर्फ पानी तत्काल का संकट है या फिर पानी को लेकर देश की बेफिक्री अब जानलेवा हो चली है? तो कल तक खेती करते हुए पूरे परिवार का पेट पालने वाले 45 बरस के लटोरे विश्वकर्मा ने खुदकुशी इसलिए कर ली क्योंकि खेत के लिए जमीन से बोरवेल के जरिए पानी खींचना उनके लिए महंगा होते होते इतना महंगा हो गया कि पहले पावर वाला मोटर, फिर डीजल और इस खर्चे के लिए सूदखोरों से कर्जा जिसे ना चुका पाने का खौफ, और इन सब के बीच पानी ने भी निकलना बंद कर दिया। तो कर्ज तले दबते दबते बेटी की शादी कैसे हो, इस सवाल ने घेर लिया। और इस दबाव में जीने का कोई चारा नहीं तो फिर रास्ता सरल या बेहद मुश्किल भरा, खुदकुशी कर ली। जो हुआ है कि बोर में पानी नहीं निकलू सो ने 40-45 लीटर डीजल बार दो और डीजल बार के बस माने 12 बजे के लगभग जी ने कोई मौका पे कोई नहीं था तो इन्हें फांसी लगा दी। जनता एक बच्ची की शादी की सामने आगे से वो भी करने थी, किसान कार्ड और गाँव वाले लोग साहूकार को भी पैसा है। और ट्यूबवेल में पानी 2 साल 3 साल से सूखा पड़ रहा है, इसीलिए ट्यूबवेल में पानी नहीं निकल रहा है। और किसान कार्ड का कर्जा और कुछ साहूकारों का कर्जा था और बहन की शादी थी सर पर, इस टेंशन में उन्होंने अपनी फांसी लगा ली। तो क्या पहली बार किसान की खुदकुशी उस सिस्टम को ललकार रही है जो सिस्टम देश में पानी बचाने या पानी दिलाने की दिशा में बिल्कुल सोचता ही नहीं? क्योंकि बुंदेलखंड के जिस ललितपुर थाना क्षेत्र के विजय ग्राम के निवासी लटारे ने जमीन के नीचे खत्म होते पानी की वजह से खुदकुशी की, उस जमीन का सच यह भी है कि 1990 तक यहाँ पानी 10 फीट जमीन के नीचे मिल जाता था और 2015 में कमते कमते ये 75 मीटर तक नीचे पहुंच चुका है। यानी इस दौर में कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऊपर तालाब सूखेंगे तो जमीन के नीचे पानी भी खत्म होगा। और कभी पानी के लिए साहूकार से 2.5 लाख का कर्जा लेकर खेती करने की नौबत किसी किसान की आ जाएगी और जिसे पूरा न करने पर उसे खुदकुशी करनी पड़ेगी। जानकारी करने के बाद तहसीलदार मौके पर गए थे जांच के, उससे पता चला कि लगातार 3 वर्षों से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और इससे आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो खुदकुशी करने वाले किसान ने तो अपनी 4 एकड़ जमीन पर मटर की बुआई की तो पानी के चलते वो खराब हो गई और बाकी 3 एकड़ में गेहूं की बुआई की जिसके लिए नलकूप का सहारा था। जब वहां से भी पानी निकलना बंद हो गया तो फिर आगे की जिंदगी में अंधेरा इतना समाया कि खुदकुशी ही सरल रास्ता दिखाई देने लगा। और अब प्रशासन किसान प्रस्त सरकार की बीमा योजना का पैसा दिलाने का भरोसा दे रही है।
मैं सरकार से मांग करूंगा, यहाँ प्रशासन से मांग करूंगा कि उसका कर्ज माफ़ किया जाए और कुछ बीमा राशि उसके लिए लगभग 15 लाख रुपया बीमा राशि भी दिलवाई जाए। यानी किसान की खुदकुशी के बाद भी पानी को बचाने या किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करने की प्राथमिकता किसी सरकार के किसी सिस्टम में नहीं। और यह सच सिर्फ बुंदेलखंड के ललितपुर भर का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लातूर का भी है। खुदकुशी ना हो, लोग मरे नहीं, इस दिशा में क्या वाकई सिस्टम काम करता है? सरकार की नीतियां बनती हैं या फिर मरने के बाद आपको बीमे की रकम मिल जाएगी? इस दिशा में स्थितियां चलती चली जा रही है। यकीनन जब पूरी दुनिया वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन की दिशा में जा रही है, हम आपको लिए चलते हैं इस गांव से उठाकर शहर और वहां का नजारा देखिए क्या हो रहा है। आसमान में चांद और जमीन पर पानी की खोज, जी अंधेरे में पानी के 2 बर्तन भरने की जद्दोजहद और कहीं नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उस लातूर शहर की है, जहां 10 बरस पहले 24 घंटे पानी आता था। लेकिन अब हालात इतने बुरे कि लातूर महानगर पालिका ने कह दिया पानी नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी। और बड़े बुजुर्ग अंधेरे में ही पानी समेटने घर से इसलिए निकल पड़े जिससे पोते पोतियां सुबह स्कूल जा सकें, बहू बेटे दफ्तर जा सकें। क्या है, 2 घंटे हुई अभी, एक ही घड़ा मिलता है, सिर्फ एक घड़ा। और कितने बजे सुबह आया तो 6 बजे आया ना, 2 मिलते हैं, फिर बाद में एक ही मिलता है। हाँ, तब से दे पानी आता है घर में आपके? क्या है, 2 घाघरी। तो फिर ललितपुर में पानी की वजह से किसान की खुदकुशी और लातूर जैसे शहर में पानी के लिए रात भर भटकने का अंतर है क्या? दोनों ही जगह पर 10 बरस पहले नदी या डैम का पानी खूब आता था, लेकिन अब दोनों ही जगह पानी प्रबंधन की कोई सोच नहीं। मार्च, अप्रैल और मई जहां पे बहुत गर्मी होती है, एक समर हॉट रहता है, तब इस पूरे इलाके में क्या हालत होगी? मसलन लातूर में 150% पानी लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। बर्बाद पानी को दोबारा प्रयोग में लाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, और लीकेज पकड़ने के लिए जिस सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए वह भी नहीं। हमें हमारी एक साइकी ऐसी है कि हर साल हमें नया पानी मिलेगा, हर रोज हमें फ्रेश वाटर मिलेगा। ये बिल्कुल हो नहीं सकता। दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज का अडेप्टेशन है, उसमें हर सिटी में 2 तरह के पाइपलाइन होने बहुत जरूरी है। एक स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन और दूसरी सीवेज पाइपलाइन। और स्टॉर्म वाटर की जो पाइपलाइन है, उसका पानी कलेक्ट करके उसे रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। तो मुश्किल यह नहीं कि खासकर ऐसे वक्त जब दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेकर पानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है, तो भारत इन तथ्यों से बेखबर है। मुश्किल तो यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी 60 लाख की आबादी पानी को लेकर पिछले कई दिनों से इसलिए परेशान क्योंकि पानी सप्लाई और पानी सफाई प्लांट से लेकर जमीन के नीचे लगातार घटते पानी के स्तर का असर अब दिल्ली वालों के माथे पर शिकन भी पैदा कर रहा है और सड़क पर पानी की बाल्टियां लेकर घूमने को मजबूर भी कर रहा है। अपना घर का काम छोड़ छोड़ के पानी के लिए खड़े रहते दिन भर। हम तो बस पानी के सिवा कोई काम नहीं है हमारे। तो मुनक कनाल टूटा, जाट रिजर्वेशन का जितना भी हुआ, जो भी कुछ है, सब कुछ सबको पता है, बट पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है सब कुछ करने में। हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं? कुछ ना कुछ बैकअप प्लान तो होना रहना ही चाहिए। अब यहाँ पर हालत ये है कि जो लोकल पानी प्रोवाइड करने वाले हैं, उनसे लोग 1000 रुपए का 1000 लीटर पानी खरीद रहे हैं। तो ये हालत यहाँ पर हो गई है। तो दिल्ली में भी पानी को लेकर अगर पानी प्रबंधन की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो दूर कोई सोच नहीं, तो अगला सवाल दुनिया में छा जाने वाले अंदाज में भारत में विकास के लिए उठते उन कदमों का हो सकता है, जहां राजनीति सत्ता के लिए मानवीय पहलुओं को भुलाती है और विकास तले ये भूल जाती है कि दरअसल जो न्यूनतम जरूरतें हैं अगर वही खत्म हो जाएंगी तो फिर किस चकाचौंध तले कौन सा विकास होगा। ये कौन सी सोच है वाकई की मनरेगा के जरिए रोजगार के जरिए कुएं और तालाब खोदेंगे, लेकिन क्या खोदेंगे नीचे अगर पानी नहीं होगा तो? कहीं जद्दोजहद में देश को इस रूप में तो नहीं फंसाया जा रहा है कि चलिए सरकार किसी तरीके से 2 जून की रोटी मुहैया करा देती है, या फिर उलझन इस बात को लेकर हो चली है कि दरअसल कोई मैनेजमेंट इस देश के भीतर काम नहीं करता, कम से कम पानी को लेकर। हालत क्या है देश की, आइए जरा देख लीजिए।
ये अनकहा सच है, पानी को लेकर देश का अनकहा सच। 54% देश में पानी का संकट 40 से 80% तक का है, यानी जितनी बड़ी तादाद में जनसंख्या मौजूद है उसमें 60% को पानी दे पाने की स्थिति में देश है ही नहीं। और ये ग्राफ तो कहीं ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद से जमीन के नीचे के पानी का उपयोग 28% से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 62% तक जा पहुंचा। और जबकि इसी दौर में नदी, तालाब, डैम यानी सरफेस पानी का उपयोग 56% से घटते बढ़ते आज की तारीख में 28% से नीचे आ चुका है। यानी सतह पर पानी है नहीं और जमीन के नीचे के पानी का उपयोग कैसे पानी खत्म कर रहा है और किसान पानी की कमी की वजह से खुदकुशी तक कर रहा है। यह एक तरफ अगर बुंदेलखंड में उभरा तो दूसरी तरफ नैनीताल का एक खूबसूरत नजारा भी इसकी अनकही कहानी कहता है। जी, नैनीताल की झील भी सूख रही है और आमतौर पर जहां पानी रहता था वहां पानी नहीं तो अब मलबा जैसा डेल्टा उभर आया है। और बड़े बुजुर्ग ये कहने से नहीं चूक रहे कि अपने जीवन काल में उन्होंने नैनीताल का ये हाल तो कभी नहीं देखा। मैं बचपन से ही रहा, यही मैंने अपनी जिंदगी सारी बिता दी है। मई और जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है तब भी इस नैनी झील का स्तर इतना नीचे मैंने कभी नहीं देखा। तो सवाल सिर्फ नैनीताल की झील भर का नहीं है, सवाल है कि शहर हो या गांव, देश तो एक ही है। और अगर पानी सूख रहा है तो ऐसे में पानी को लेकर सरकार या सिस्टम की कोई सोच है भी या नहीं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम मुद्दा ये है और जिससे पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्लानिंग में क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल एक अंश दिखाई नहीं देता। तो फिर भारत जा किस दिशा में रहा है? क्योंकि एक तरफ बीते 25 बरस में 9% खेती की जमीन को कंक्रीट के हवाले कर दिया गया, 16% पेड़ इसी दौर में काट दिए गए, 54% कुएं सूख गए, हर बरस पानी का स्तर औसतन 1 मीटर नीचे जा रहा है। और इन सब के बीच सरकार ने मनरेगा के तहत देश भर में 5 लाख कुएं और तालाब खुदवाने का लक्ष्य ये कहकर रखा कि इस बार मनरेगा में सबसे ज्यादा बजट 38,500 करोड़ हो गया। तो क्या जनता को जिंदगी की जद्दोजहद में उलझाए रखना ही सिस्टम है, या फिर विकास का आधुनिक खाका ही इस देश में न्यूनतम के संकट को पैदा कर रहा है? और पानी का संकट ही आने वाले वक्त में देश को ये पाठ पढ़ाएगा कि विकास पूंजी के निवेश से नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और सहेजने से भी होती है। अब ये ना कहिएगा सिस्टम फेल है, ये ना कहिएगा सरकार का नजरिया दरअसल पश्चिमी सभ्यताओं की दिशा से विकास खोज रहा है, और ये ना कहिएगा पूंजी के बगैर चीजें चलती कहाँ है। पूरा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, लेकिन किसान को अगर पुलिस ही लूट ले तो देखिए। फसल काटने वाले इस क्रशर की कीमत होती तो है 75,000 रुपए, लेकिन पुरानी क्रशर 50,000 तक में भी मिल जाती है। और किसी किसान के पास एक क्रशर हो तो वो अपने आप को सबसे धनी समझता है। और शायद फतेहपुर के किसान साहेब आलम ने भी रुपया बचाकर जब पुरानी क्रशर खरीदने की सोची और किसी तरह 41,000 रुपए जमा कर घर से निकले तो रास्ते में और किसी ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही पकड़ लिया। गाड़ी चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों को पता चल गया कि साहेब आलम है किसान और क्रशर खरीदने जा रहा है और उसकी अंटी में 41,400 रुपए है। तो पुलिस ने ही किसान साहेब आलम को थाने में बंद कर रुपए लूट लिए। शीशा 55,000 रुपए के ले लिया था। उसके बाद 2 सिपाही अनूप सिंह और सुरेंद्र सिंह रास्ते में मिले, रोक के पूरे पैसे छीन लिए। उसके बाद इसको ले जाके थाने में बैठा दिया, 30 घंटे बैठाए थे। तो पुलिस ही जब किसान को लूट ले तो फिर किसान जाए कहां और गुहार लगाए तो किससे लगाए। लेकिन बावजूद इसके बेटे ने कमर कसी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिला, शिकायत की, थाने में मामला दर्ज हुआ, किसान को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फतेहपुर आते समय 2 सिपाहियों ने उनको रोका और चेकिंग के नाम पर उनसे 41,400 रुपया ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया, एप्लीकेशन दिया है, उसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन किसान का पैसा लेकर फरार पुलिसकर्मियों से रुपया वापस मिलेगा कब, इसका कोई साफ जवाब किसान को नहीं मिला।
ना खुश होइए ना दुखी होइए, क्योंकि सिस्टम जब फेल होता है तो मसला एक राज्य की पुलिस भर का नहीं होता है, बल्कि यह भी नहीं कि किसान मजदूर किस हालात में है। जो रोजगार परक लोग हैं, जिनके पास नौकरी है, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, आपके पैसा से जो 12% पैसा बेसिक पे से कटता है, उसको लेकर कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो ना हो, लेकिन सरकार 1 2 3 रास्ते दिखा रही है। जो पसंद हो चुन लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन किसे कहते हैं वो अभी सरकार के लिए। जरा देखिए पीएफ पर रिपोर्ट। सरकार कंफ्यूज है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले 60% अमाउंट पर टैक्स लगेगा। 24 घंटे बाद आज रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने कहा सिर्फ 60% पीएफ कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होंगे। और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा 60% पीएफ पर टैक्स तभी लगेगा जब आप उसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो 6 करोड़ लोगों के दिल धड़कने लगे कि आखिर उनके प्रोविडेंट फंड का होगा क्या, क्योंकि 24 घंटे के भीतर पीएफ इंटरेस्ट को लेकर ही सरकार के 3 बयानों ने 3 धाराएं बता दी। मसलन जेटली ने पेंशन स्कीम की बात कही, लेकिन इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इंटरेस्ट को टैक्सेबल बताया और जयंत सिन्हा ने कहा कि हमें सुझाव मिले हैं कि ईपीएफ के पूरे 60% कंट्रीब्यूशन पर नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट या रिटर्न पर ही टैक्स लगाए जाए। फैसला आखिर में अरुण जेटली साहब को लेना है। तो समझने की बात ये, अगर आप दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और अप्रैल से दिसंबर के बीच आपके पीएफ अकाउंट में अगर 50,000 रुपए आए, तो उसके 60% यानी 30,000 पर क्या असर पड़ेगा। जेटली के हिसाब से यह असर 30,000 रुपए पर टैक्स लग सकता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के हिसाब से 30,000 रुपए पर मिलने वाले 8.82% के इंटरेस्ट यानी 2,655 रुपए जो टैक्सेबल हैं, उसी पर असर पड़ेगा। और जयंत सिन्हा के मुताबिक 30,000 रुपए पर टैक्स तभी बचेगा जब आप उसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन मुश्किल इतनी पर नहीं, कितनों पर असर होगा यह भी 3 रास्ते सरकार के भीतर से ही निकल रहे हैं। क्योंकि जेटली के मुताबिक ईपीएफओ में 6 करोड़ सब्सक्राइबर पर, रेवेन्यू सेक्रेटरी के मुताबिक हाई सैलरी वाले सिर्फ 60 लाख कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज पर ही असर होगा और जयंत सिन्हा के मुताबिक 70 लाख लोगों पर ही असर होगा। तो सरकार के भीतर जो भी कंफ्यूजन हो, लेकिन समझना यह जरूरी है कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में पैसा कर्मचारी की सैलरी के बेसिक पे ड्वेरेंस अलाउंस का 12% हिस्से का होता है। यह ईपीएफओ के खाते में जमा होता है और देश भर में 6 करोड़ लोग ईपीएफओ में खाता रखते हैं। यह फंड कोई भी रिटायरमेंट की उम्र में निकाल सकता है या फिर बेटे या बेटी की शादी या बीमारी जैसी इमरजेंसी में भी निकाल सकता है। जबकि सैलरी से अलग अकाउंट खुलवाकर कोई सालाना बचत करता है तो वह पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहलाता है। तो कर्मचारियों के सामने नया सवाल यही है, क्या सरकार उनके जमा धन पर भी हाथ मारना चाहती है, इसीलिए कंफ्यूज है, या कंफ्यूज बताते हुए वाकई हाथ मारना चाहती है। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू